करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज आप लोगों के लिए फिर से हम सीटेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और जिन लोगों का रिजल्ट इस बार अच्छा नहीं रहा है वो लोग अब परेशान ना हो। अब आगे जो भी आने वाला आपका जुलाई में पेपर है उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में अपनी तैयारी करिए और सोचिए कि इस बार हमको अपना एग्ज़ाम किस तरीके से क्लियर करना है। अब पीछे का सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही कुछ ख़राब होने के बाद आगे बढ़ना ही होता है। और हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से मैंने इस बार अपना सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है सिर्फ इस किताब को पढ़ने के द्वारा। और इस किताब को जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारे प्रैक्टिस सेट जो भी प्रीवियस ईयर वाले हैं वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। एक एक प्रैक्टिस सेट एक एक प्रीवियस ईयर जो भी मैं पढ़कर गया था इस बार एग्ज़ाम देने के लिए वो सारे हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और किस तरीके से मैंने लास्ट समय पर अपनी तैयारी की थी ताकि इस बार जो भी आपका जुलाई में होने वाला पेपर है उस पेपर को आप लोग भी इस बार क्लियर कर सकें। तो आज हम आप लोगों के साथ जो आपका 22 फरवरी 2015 को एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो आपका सीडीपी के क्वेश्चन जो आपको पूछे गए थे वो हम सारे आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है और आ भी सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कहने वाला है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आपका कौन सा हो जाएगा। तो याद रखना बात कर रहा है बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। तो याद रखना जब आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो इसमें जो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन लगेगा वो आपको लगेगा कि कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश ये जो है बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ना कि ये होगा कि अध्यापकों को कोई भी सहभागिता नहीं हो, ऐसा नहीं होगा। कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश भी नहीं रखना है आपको बच्चों के लिए, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश भी नहीं रखना है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका पहले ही हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कहता है कि कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। बस यहाँ पर स्टेटेड के क्वेश्चनों में आपको इस तरीके के क्वेश्चनों का विशेष ध्यान रखना है नहीं। अब देखिए कहा गया है क्वेश्चन में रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो याद रखना ये आपका इसमें से देखिए अवलोकन तो है आपका रचनात्मक आकलन का कार्य, परियोजना भी होती है, खुले अंतर वाले प्रश्न भी होते हैं, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये आपका रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। तो दूसरे का आपका राइट जवाब फोर्थ वाला हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है, यानी क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए या अध्यापक होने के लिए। तो याद रखना आप तभी एक प्रभावशाली अध्यापक बन सकते हैं जब आप प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना है, प्रत्येक बच्चे के टच में रहना, ठीक है। इस तरीके से आप एक प्रभावशाली अध्यापिका या अध्यापक बन सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं आपका हो जाएगा इसमें से अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, ये आपका जो है बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए आपका ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। अध्यापकों के अनुसार आपको कार्य नहीं करना है बल्कि किसके अनुसार कार्य करना है, बच्चों के अनुसार। फिर हो सकता है थोड़ा क्लियरिटी ना आ रही हो लेकिन क्वेश्चन जरूर आपको दिख रहा होगा। कहता है कि लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है पूछा गया है। तो याद रखना कहता है कि लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया था कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं। इस प्रकार बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, किस तरीके का बच्चा जो है इस से जो ग्रसित है, यानी बच्चों जो भी छवियां हैं दर्पण में वो कैसी उल्टा दिख रही हैं, ठीक है। ये गलतियां उसमें दिख रही हैं। तो इस तरीके का बच्चा आपके किस प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। तो याद रखना
ये आपके जो है अधिगम आसक्तता के कारण ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है कि छवियाँ जो है दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ उसमें मिलती हैं। ठीक है, किसके कारण? अधिगम में आसक्तता के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता है कि शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो आपके अध्यापकों को जो है शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशालिता किसका संयोजन है? तो जो प्रतिभाशालिता है ये आपके किसका संयोजन है अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपकी उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता का आपका संयोजन हो जाएगा। क्या? अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशालिता ये किसका संयोजन है? तो याद रखना उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता। एनसीएफ से ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनसीएफ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आए ना। तो आप लोग एनसीएफ टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पर वीडियो भी पड़ी हुई है एनसीएफ से, और वहाँ से आपका क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं हो सकता अगर एक बार आपने वहाँ से उस वीडियो को अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, सारे उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए। अब 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण महत्वपूर्ण होती हैं। तो गलतियाँ आपके किस कारण महत्वपूर्ण होती हैं? तो याद रखना यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन का मतलब होता है खुले तरीके से सोचना। कोई भी प्रश्न है उसके आंसर को अच्छे से समझ पाना या उसके एक से अधिक उत्तरों को खोज पाना, इसी को कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग या चिंतन। ठीक है, तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ये आपका हमेशा अपसारी चिंतन से होगा। ठीक है, फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 11 शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है? तो याद रखना ये जो आपका है शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, इस दृष्टिकोण से इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो याद रखना विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति करना, ये जो है सार्थक अधिगम को आपको सुगम नहीं बनाता है। फिर कहता है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, ये आपका किस तरीके का होता है? तो याद रखना उनकी स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो कौन? आपके माता पिता एवं भाई बहन। फिर आपसे कहता है 15 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है, किस चीज़ को प्रतिबिंबित करता है? तो याद रखना इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना को आपके प्रतिबिंबित करता है। फिर आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो याद रखना ये आपके 6 से 11 वर्ष की जो आयु समूह है ये आपके परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आती है। फिर आपसे कहता है क्वेश्चन नंबर 17 की आर्जो तर्क देता है, आर्जो यानी तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जो और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? तो याद रखना यह जो आपकी चर्चा हो जाएगी ये आपकी किस विषय के लिए हो जाएगी? तो इसमें जो है आपका क्या होगा प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। ठीक है, ये इस तरीके की आपकी चर्चा हो रही है। फिर कहता है आपसे अध्यापिका ने
ध्यान दिया है कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कार्य करती है। इस मार्गदर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, सहारा देना या एस्केप फोल्डिंग भी इसको कहते हैं। तो आप लोग याद रखना अंग्रेजी में भी इसको, क्योंकि यहाँ से भी आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे सीडीपी में। फिर कहता है कि अध्यापिका एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका आपके क्या है, तो यह संकेत आपको क्या करता है, तो यह संकेत करता है एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। ये आपका इसकी ओर इशारा कर रहा है या संकेत करता है। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20 कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो है ये आपका यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार से अवलोकन किया जाता है या दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति का सही अर्थ में सूचित करता है। तो सही अर्थ में जो आपका सूचित करता है वो आपका स्तर फर्स्ट सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन सही नहीं वाले हम लोगों को दिक्कत करते हैं, तो सही नहीं वाले क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। कहता है कि समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो 22 का जो आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। क्वेश्चन कहता है कि 23 नंबर अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो आपके अधिगम में जो आकलन होता है ये आपके प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है। तो नई जानकारी जोड़ने को जो है, जो भी आपकी प्रचलित योजनाएं चल रही हैं उसमें हम लोग जो है नई जानकारी को वो हम लोग आत्मसातकरण के नाम से जानते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत आपका संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा, तो ये आपके वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं आपका क्या कहता है। कहता है कि वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय जो इसका मतलब अभिप्राय क्या होता है कि जो आपके वंचित समूह के विद्यार्थी हैं, जो भी आपके सामान्य विद्यार्थी हैं, उनके साथ पढ़ाने से आपको पूछा जा सकता है किस तरीके का उनको लाभ होगा या इसका अभिप्राय आपका क्या है। तो याद रखना इसका अभिप्राय आपका क्या हो जाएगा, ये आपके समावेशी शिक्षा की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो रहा है कि कोई बच्चा अगर उच्च श्रेणी का है उसको निम्न श्रेणी के साथ के बच्चे के साथ में नहीं बैठा कर पढ़ाना चाहिए। इस तरीके का यहाँ पर जो है इस तरीके की बात नहीं हो रही। तो यहाँ पर सभी आपके लिए क्या होते हैं, समावेशी शिक्षा में समान होते हैं। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 27 कोई भी नाराज हो सकता है या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आपका आसान नहीं है। यह संबंधित है आपका किससे संबंधित है, तो ये आपके संवेगात्मक विकास से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। यानी कहता क्या है, लिखने की योग्यता में कमी, तो ये आपके डिस्ग्राफिया का एक लक्षण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लिखने की योग्यता की कमी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पियाजे से संबंधित आपके पेपर में पूछा गया है, इसको भी हम लोग समझते हैं। कहता है क्वेश्चन आपका पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो आपके जो व्यक्ति के जो है संज्ञानात्मक विकास को कौन सी चीज़ इसमें प्रभावित नहीं करेगी, तो उसका सामाजिक अनुभव जो है ये आपके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो 29 का आपका राइट जवाब ये हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन आपका बचा हुआ है उसको हम लोग समझते हैं। कहता है ये इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है।
देख सकते हैं आप कितने नेगेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत होगी। तो ज़रूर इन क्वेश्चनों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो क्या कहता है, त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय क्या नहीं होने वाला है। तो याद रखना, जो आपका केवल जैसे वर्ड होते हैं आपके नेगेटिव ही होते हैं, और नेगेटिव ही आपसे पूछा गया है। तो याद रखना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, ये जो है आपकी त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का इससे कोई भी अभिप्राय आपका नहीं होने वाला है। तो हमने आज की क्लास में आप लोगों के साथ सीडीपी के पेपर 2015 को हमने डिस्कस किया है। इसमें जितने भी आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के पूछे गए थे वो सारे हमने डिस्कस किए। तो प्लीज़ आप लोग 2015 से 2024-25 तक जो भी आपके पेपर हुए उन सारे पेपरों को अगर आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे तो इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं कि आप अपना पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हैं। लगभग 90 से 95 के बीच में आप नंबर भी ला सकते हैं। सिर्फ इतने पेपरों को आपको सॉल्यूशन को अच्छे से करना है, बार बार इनका रिवीजन करते रहना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान देनी है। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोगों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, ताकि हम आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करा सकें। जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं, ईवीएस के और मैथ के, ठीक है, हिंदी के, ये सारे हम आपको प्रीवियस ईयर में जो भी आपके पेपर हुए हैं एक सीक्वेंस से आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।